नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में समुद्री मात्स्यिकी के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व के पश्चात मात्स्यिकी विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा वर्ष 2005 में विश्व का समुद्र से प्राप्त मात्स्यिकी का उत्पादन 84.2 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ गया था, जबकि पूर्व में मात्स्यिकी संसाधनों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई थी कि उनका दोहन करने की मनुष्य की क्षमता उनकी तुलना में सीमित हो गई थी। परंतु पिछले 2 दशकों में प्रौद्योगिक परिवर्तनों ने एक ऐसी स्थिति का मार्ग प्रशस्त किया है जहां मछलियों को पकड़ने के लिए निरंतर बढ़ती हुई वार्षिक संख्या अब बढ़ते हुए मछली पकड़ने के प्रयासों के लिए साधारण विषय वस्तु नहीं रह गई है। मत्स्य उत्पादन की अनेक भंडारणों में स्थिर दोहन की दर पूरी हो चुकी है। अब ये अपनी क्षमता से अधिक भंडार कर चुके हैं। मछली देश की आजीविका पोषण करने की सभी आवश्यकताएं, व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के प्रति एक उल्लेखनीय योगदान देती है और इस कारण वर्तमान में नए क्षणों जैसे धारणी विकास और उत्तरदायी मत्स्यन का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। मात्स्यिकी विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो कारक इसे प्रभावित करते हैं वो देश की आर्थिक स्थिति तथा मछलियों की राजनीतिकीकरण कारण से स्पष्ट रूप से निम्नलिखित विकास कारणों से या आगे चर्चा में जो हमारे कारण आएंगे उनकी पहचान मात्स्यिकी के लिए की गई है। जैसे कि पहला कारण ये है कि धीमे विकास की प्रगति वो प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें जो अवस्थाएं रहती हैं उसमें पहली अवस्था होती है धीमे विकास की प्रारंभिक अवस्था, दूसरी अवस्था होती है स्थायी अवस्था जिसमें पकड़ने की दर और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है, तीसरी अवस्था होती है अत्यधिक विकसित अवस्था और अंतिम अवस्था जो स्थिति होती है वो प्रबंध अवस्था होती है जो उपर्युक्त विकासों से उत्पन्न हुई हो तथा जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी को विनियमित करना हो और उसमें कमी को रोकना है। मात्स्यिकी के विकास के उद्देश्य आप समझेंगे तो पाएंगे कि मछली तथा मछली उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि करना आवश्यक है, घरेलू बाजार में मछली की आपूर्ति को बढ़ाना है, मछली क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराना है और मात्स्यिकी को अनुरक्षित करना है। विभिन्न योजनाओं के दौरान मात्स्यिकी का जो विकास होता है उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत समुद्री मात्स्यिकी के विकास लिए कार्यक्रमों में जो विकास प्राप्त किया गया है उसमें आप देखेंगे कि पहली चीज़ ये है कि भारत में EEZ में गहन मात्स्यिकी का संसाधन सर्वेक्षण और संसाधन आकलन किया गया है। दूसरी स्थिति ये है कि पारंपरिक देशी नौकाओं, मशीनीकृत नौकाओं तथा गहरे समुद्र के फिशिंग चैनलों के औचित्यपूर्ण नियम का प्रयोग करते हुए सामुद्रिक संसाधनों का हमने दोहन किया हुआ है। प्रमुख और लघु फिशिंग हार्बरों के निर्माण में हमने सघनीकरण किया हुआ है। सरकारी क्षेत्र के माध्यम से सभी मात्स्यिकी उत्पादों के विपणन में हमने सुधार किया हुआ है। समुद्री मात्स्यिकी उत्पादों के निर्यात के लिए लगभग जितनी संभावना है, व्यापक संभावना है, उनका उपयोग हम कर रहे हैं। आइए अब भारत में समुद्री मात्स्यिकी की स्थिति की चर्चा करते हैं। समुद्री मात्स्यिकी भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में एक उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन करती है तथा अनेक सीमांत निर्धन समुद्र तटीय परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत बनने के साथ साथ यह खाद्य पोषण, सुरक्षा और रोजगार के अवसरों का भी योगदान करती है। आप देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व तथा उसके तत्काल बाद समुद्री मात्स्यिकी क्रियाकलाप केवल तटों तक ही सीमित थे और केवल जीवन निर्वाह के स्तर पर ही संचालित किए थे। परंतु अभी परिस्थिति बदल गई है। इसमें पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए घरेलू शिल्प का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे कास्ट नेट, छोटे मत्स्य जाल तथा मछली पकड़ने के कांटे। 2010-11 के दौरान परिस्थिति में इतना परिवर्तन हुआ है कि जो लोगों की संख्या 140 मिलियन थी उसका प्रमुख व्यवसाय समूह में मछली पकड़ना था। लगभग 16 मिलियन लोग मात्स्यिकी के सभी कार्यक्रमों से जुड़े और अन्य संबंधित क्षेत्रों से
इसमें आकर मिल गए। आज भारत विश्व में शीर्ष उन मत्स्य उत्पादक देशों में गणना होने लगी है जिसमें कि हम विश्व में एक अपना अलग स्थान रखते हैं। भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र में 5 मिलियन से अधिक मछुआरों और मत्स्य कृषकों को रोजगार और एक आय उपलब्ध कराने के साथ साथ कुल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 14% तथा कृषि पूर्व जीडीपी का 4.5% योगदान करना प्रारंभ कर दिया है। देश का समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 40% की लिमिट तक योगदान करता है। विश्व बाजार में भारतीय समुद्री खाद्य शेयर 1950 से अपने उद्भव के बाद से विकास की प्रगति दर्शाई है और इसमें 2000 से 2005 के दौरान 21% मूल्य करीब लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो गया था। आइए अब संसाधनों की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि 200 नॉटिकल मील जो हमारी समुद्री सीमा है, जिसे हम EEZ कहते हैं और 1976 में जो घोषित की गई थी, इसका कुल क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारतीय EEZ में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों की उपलब्धता और वितरण पैटर्न विशिष्ट रूप से उष्णकटिबंधीय जल के हैं, जिनमें प्रजातियों की विशाल मात्रा की किस्में हैं। फिनफिश की लगभग 1570 प्रजातियां हैं, शेलफिश की लगभग 1000 प्रजातियां हैं और एक ही स्थान पर ये सब सह अस्तित्व में रह रही हैं। इनमें से लगभग 200 किस्म की वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियां हैं तथा इनको पेलेजिक समूह में से शामिल मछलियों का नाम है सार्डिन, एंकोवीज, मैक्रल, करेंजिट, बॉम्बे डक, रिबन फिश, सीयर फिश, टूना, डेमर्शल फिश समूह में हैं शार्क, रेंज, क्रोकर, साइनिड जिन्हें हम कहते हैं, और सिल्वर बेलीज। इसके अतिरिक्त पिनिट श्रिम्प्स हैं, नॉन पिनिट श्रिम्प्स हैं, मोलस्क हैं, कटल फिश हैं। इस तरह से जो सिफेलोपोड्स हैं उनको मिला के हमारी जो है मत्स्य संसाधन बहुत प्रचुर हैं। भारतीय समुद्री मछलियों का जब धारणी विकास की चर्चा की जाती है तो हम ये जानते हैं कि धारणी विकास प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिए वैश्विक दृष्टि से स्वीकार्य लक्ष्य है, जिसकी पहचान 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास कांग्रेस में की गई थी। मात्स्यिकी के धारणी विकास को प्रकाशित करने वाला बुनियादी सिद्धांत यह है कि इसमें ऐसे तरीके से संचालित किया जाना चाहिए कि यह अत्यधिक मछली ना पकड़े अथवा ऐसे भंडारों को जिनको पहले से ही अधिक मछलियां पकड़ी जा चुकी हैं मछली पकड़ने की प्रक्रिया से संचालित की जानी चाहिए। यहाँ इस बात की उन संभावनाओं को भंडारों को पुनः संपोषित कर लिया जाएगा और साथ ही मछली पकड़ने के प्रचलन में पारिस्थितिकी संरचना, उत्पादकता, क्रिया, जैविक पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। समुद्र मत्स्य उत्पादन 1980 के बाद से एक नज़र में पठार पर पहुंच गया है, जिसका कारण यह है कि मछली पकड़ने के साथ हमारा जो गहराई है वहाँ तक हमको दोहन की क्षमता अधिक मिल गई है और उससे दोहन अत्यधिक अधिक हो रहा है। और जब दोहन ज़्यादा अधिक गहराई से हो रहा है तो तटीय जल पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। इसमें एक मूल ये है कि भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र में हाल में गैर धारणी विकास का गंभीर संकट सामना शुरू हो गया है और क्योंकि अनेक विकासशील देशों में अत्यधिक मछली पकड़ने का अंतर क्षेत्रीय विकास तथा निम्न आय, गरीबी, इन सब का ध्यान रख के जब हम विद्यमान जो हमारी मुक्त अधिनियम प्रणाली है, ओपन एक्सेस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, से एक सीमित प्रणाली में रूपांतरण करना कठिनाइयां उत्पन्न करता है। भारतीय मात्स्यिकी में संपोषणीयता संबंधी चिंताओं के नीचे जो हमारी चिंता है उनको हम देखेंगे तो पाएंगे तो पहली चिंता ये है कि मल्टी गियर अधिक प्रजातियों वाली मुक्त जीवन वाली मात्स्यिकी है हमारी। दूसरा, विशेष रूप से 50 मीटर से गहराई के जो क्षेत्र हैं वो तटीय क्षेत्रों में अतिरिक्त फिशिंग प्रयास को जो है अधिक पूंजीकरण हो रहा है। वहाँ पर समुद्र में जो सक्रिय मछुआरे हैं उनके लिए जो उपलब्ध क्षेत्र है उसमें कमी हो रही है। फिशिंग प्रचालनों को संचालित करने के लिए मछुआरों की जो विभिन्न श्रेणियां हैं वो उनमें आपस में एक प्रकार सा रुझान बढ़ गया है
और जो वाणिज्यिक रुझान है उसको देखते हुए हमारा जो धारणी दोहन है उस पर फर्क पकड़ रहा है। वाणिज्यिक रूप से दोहन किए जाने में मछुआरों को मत्स्य बनाम मछली पकड़ने की दर में गिरावट, इसमें एक कुछ भी निर्णय लेना पड़ता है। छोटे मैश का जो प्रयोग हो रहा है वो धारणीयता के बिल्कुल विरुद्ध है। इसमें किशोर शिशु जो होते हैं मछली के, उनका ज़्यादा पकड़ होती है और जिससे वो वृद्धि के लिए हमको उपलब्ध नहीं रहते हैं। श्रिम्प ट्रॉलर्स ने इतना कहा जाता है कि जो तल है उसका दोहन कर लिया है कि वहाँ कर जो पारिस्थितिकी की क्षति हो रही है, पारिस्थितिकी का आरक्ष जो हमारा अवक्षरण है, प्रदूषण इत्यादि जैसी गतिविधियों से, जो जाल का हम जो छोटा करते हैं, इन सब का जो सम्मिलित असर है उससे जो है तटीय शिल्पकारी, मत्स्यन तथा जल संस्कृति में व्यस्त व्यक्तियों के बीच में आपस में विवाद हो रहे हैं और मात्स्यिकी विनियमों के जो अधिरोपण के लिए प्रतिरोध तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में बहुत ही एक समुचित प्रणाली की सीमित मात्स्यिकी का अभाव हो गया है। अपर्याप्त विपणन प्रणाली है। मत्स्य को बेचने के लिए जो मछुआरे जाते हैं उनको पहले से ही उच्च फिशिंग के दगवान मात्स्यिकी संसाधनों पर दबाव है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का एक और अतिरिक्त प्रभाव आकर सब चीज हमारे धारणीयता पर प्रभाव डाल रही हैं। भारतीय समुद्री मात्स्यिकी का जो विकास है उसके लिए जो हमने नई कार्यनीतियाँ बनाई हैं उसको आगे विस्तार के लिए संभावनाओं में शामिल है दोहन किए गए स्टॉक और गैर दोहन किए गए अवोपचय जैसे तट से दूर टूना फिशिंग और अनुपयुक्त संसाधन जिसमें कि हम वर्तमान में अधिक बाजार मूल्य नहीं पाते हैं, परंतु जिन्हें मूल्यवर्धित उत्पादनों में उपयुक्त रूप से संपरिवर्तित करके हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कतिपय गहरे समुद्र से संरक्षण जैसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, उनको हम ला के मात्स्यिकी के विकास की आयोजना तैयार करते समय हम सभी स्तरों पर हम ऐसा करेंगे कि प्रसंस्करण, विपणन, हमारी जो दूसरी सुविधाएं हैं उनकी सबकी तुलनात्मक कार्यकुशलता और गुणवत्ता नियंत्रण में विकास अथवा सुधार। अपशिष्ट एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न है, तो उसमें कटौती से हम मत्स्य उत्पादों का गुणांकन और मूल्यांकन बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में जो अभी परिस्थिति है उसमें समुद्री खाद्य निर्यात व्यापार मुख्य रूप से थोक पैकिंग के स्वरूप में है, जिसमें आज तक जो आयातक देश हैं उनके प्रसंस्करणकर्ताओं, इंपोर्टर्स को लक्ष्य बनाया जाता है और जो पुनः प्रसंस्कृत करते हैं। हम यहाँ से मछली भेजते हैं, उसको वो फिर से जो है उसको रीपैकिंग करते हैं। इसमें पैकिंग करके खाने के लिए तैयार अथवा पकाने के लिए तैयार सुविधाओं वाले उत्पादों की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं तो थोक बाजार में हमेशा प्रसंस्कृत की गई इस रूप से मूल्यांकित की गई मछली से निर्यात की आय में वृद्धि किए जाने की व्यापक संभावना है और जैसा लोग अनेक विकासशील देशों में कर रहे हैं। इनमें से हम कुछ उत्पाद शामिल हैं, उसके विभिन्न प्रकार के जो हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए कि एक ब्रांडेड उत्पादन, फिश फिंगर्स, वैयक्तिक फ्रोज़न, सुशी, सुशुमी, इस प्रकार की जो वस्तु हैं इनको अगर हम प्रसंस्कृत करके भेजें तो हमको अधिक मूल्य मिलेगा। सजावटी मछलियों तथा लाइव फिश के लिए भी बेहतर बाजार उपलब्ध हैं, जिनके लिए अच्छी पैदावार पद्धतियों तथा सामुद्रिक संस्कृतियों की प्रौद्योगिकियों का हम विकास करके सभी लोगों को समुचित गुणवत्ता, आश्वासन, उच्च उत्पादों के लिए एक कर सकते हैं, एक उन्मुक्त लक्ष्य रख सकते हैं और उपयुक्त लक्ष्य रख सकते हैं और उससे हम अपना जो विशेष ध्यान है मात्स्यिकी विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। विश्व बाजार, आप जानते हैं कि जिसे विश्व बाजार संगठन बोला जाता है, वो भी विकासशील और विकसित दोनों ही देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु
प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता की अपेक्षा करता है। तथापि यह देखा गया है कि विकासशील देशों में विकासशील देशों से किए जाने वाले आयातों पर टैरिफ अन्य विकासशील देशों की तुलना में कहीं अधिक है। भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करण या व्यापार को जो हमारे सहयोग की जाती है संस्था है, वो भी इसमें काफ़ी काम कर रही है और प्रमुख बाज़ारों का वर्णन जैसे कहा जाता है कि इसके माध्यम से मछुआरों को और लोगों को मिलता है। ऐसे अनुभवों के आलोक में हमने समुद्र संस्कृति के विपणनीकरण का ध्यान केंद्रित करते हुए फिनफिश शेलफिश निर्यात पर थोड़ा सा और अधिक विचार की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य उत्पादों जैसे सुशुमी, टूना लाइंग और उद्योग द्वारा उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्वैच्छिक अंगीकरण के माध्यम से लैंडिंग, परिवहन, परिसंस्करण सुविधाओं पर गुणवत्ता का आश्वासन। इसके साथ साथ एक और अन्य मुद्दा है जिसे हम कहते हैं इको लेबलिंग, कार्बन फार्मिंग। इससे जो संवर्धन में एक ये संप्रतीकक माध्यम से भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ उत्पादनों के लिए सामान्य व्यापार ब्रांड के परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विनियमित सामुद्रिक टूना फिशिंग बेड़े की शुरुआत किया जाना समुद्री मात्स्यिकी को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि भारतीय मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग अधिकांश निर्यातोन्मुख हैं, घरेलू बाजार के लिए संभावनाएं अत्यंत उज्जवल हैं कि जैसा देश की वर्तमान आर्थिक व्यापन, निपटान योग तथा उच्च गुणवत्ता वाली ताजी प्रसंस्कृत समुद्री मछली जैसे मदों के लिए लोगों की क्रय क्षमता माध्यम से परिलक्षित कर रही है। इसमें चिंता का प्रमुख विषय यह है कि घरेलू बाजारों में बेची जाने वाली मछलियां और मत्स्य उत्पादों के लिए उन्मुक्त गुणवत्ता मानकों में समानता का अभाव है। आज हम लोगों ने यह चर्चा की है। हम लोग चाहेंगे कि आप इस बारे में और भी जानकारी अपने जो आपको कोर्स मटेरियल दिया गया है उससे प्राप्त करें, वेबसाइट पर जाके प्राप्त करें। और इसके साथ ही आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।